हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हमें इन्वेंटरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए आज की क्लास आपकी प्यारी सी स्माइल से स्टार्ट करते हैं। तो आप दिल खोल के पहले मुस्कुरा लो और मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपना ये प्रैक्टिस असाइनमेंट भी खोल लो। लास्ट क्लास में इन्वेंट्री हमने फिनिश कर दिया था फुल कॉन्सेप्ट वाइज। तो आज हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस सारे कॉन्सेप्ट्स की करेंगे, ठीक है। तो मुस्कुराते मुस्कुराते हम पढ़ेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमारा जो पेपर नंबर 1 है सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, पेपर 1 अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नॉर्मली 3 पार्ट आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस का, जिसमें 6 स्टेटमेंट्स आती हैं और 12 मार्क्स का ये पार्ट रहता है। तो हम इन्वेंटरीज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। तो सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट 5 स्टेटमेंट्स आप अपना आंसर निकालो, ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उसके बाद फिर आप अपना आंसर सेंड करो, ठीक है। तो आंसर आप ऐसे सेंड करना जैसे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। तो फर्स्ट 5 आप पहले सॉल्व करो और अपना आंसर दो, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो अभी तक 6 स्टूडेंट्स के आंसर्स आए हैं। और 94 स्टूडेंट्स इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो आराम से चेक कीजिएगा, कोशिश यही करनी है कि आपका आंसर सही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेंटरीज आर स्टॉक्स of goods and materials that are maintained for mainly the purpose of revenue generation. The statement is true. क्या इन्वेंट्री यही होती है? इन्वेंट्री डेफिनेटली यही होती है। हम उसी चीज़ को स्टॉक बोलते हैं जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं। डील करते हैं का मतलब जिस चीज़ की हम सेल परचेज करते हैं उसी को बोलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। तो जब आप अपना आंसर लिखोगे ट्रू, तो हम जब आंसर लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, ट्रू लिखने के बाद आगे सेंटेंस को रिपीट करके लिखना होता है। मतलब अगर आप सिर्फ ट्रू लिखोगे ना तो आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो ट्रू
ट्रू के बाद वापस सेंटेंस को रिपीट कर दो कि इन्वेंट्रीज आर स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सेकंड, अ बिल्डिंग इज कंसिडर्ड इन्वेंट्री इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस. अब देखो, नॉर्मली अगर हम बिल्डिंग की बात करेंगे, तो बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? एसेट. लेकिन यहाँ पर बात कौन से बिजनेस की हो रही है? कंस्ट्रक्शन बिजनेस की. तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर बिल्डिंग को हम क्या मानेंगे? इन्वेंट्री ही मानेंगे. स्टेटमेंट इज ट्रू. जैसे अगर हम बात करें फर्नीचर की, तो फर्नीचर नॉर्मली हम क्या कहेंगे? फर्नीचर है एसेट. लेकिन फर्नीचर डीलर के लिए, जो पर्सन फर्नीचर के अंदर डील करता है, फर्नीचर की सेल परचेज करता है, उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री. तो बिल्डिंग इज कंसिडर्ड इन्वेंट्री इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस. देन थर्ड, inventory is valued at carrying cost less percentage decreases. Statement is false. हमने तो पूरा इतना समय इन्वेंट्री वैल्यूएशन को पढ़ने में ही लगाया है, जो क्या है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. और यहाँ पर कह रहे हैं कैरिंग कॉस्ट लेस परसेंटेज डिक्रीजेस. कुछ मतलब नहीं है, फॉल्स. और हम जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? फॉल्स. और फॉल्स के आगे हमें लिखना होता है करेक्ट सेंटेंस. तो क्या लिखेंगे हम? फॉल्स कॉमा इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. तो ट्रू के केस में ट्रू लिख के अपना सेंटेंस रिपीट करेंगे. फॉल्स के केस में रीज़न लिखते हैं हम कि स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. इसीलिए ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है. देन पॉइंट नंबर 4, management has daily information about the quantity and valuation of closing stock under physical inventory system. Physical inventory system वो होता है जिसमें हम गोडाउन में जाकर के चेकिंग करते हैं कि कितना स्टॉक है. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो होता है जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन के बाद चेक करते हैं. हर सेल के बाद बैलेंस चेक करते हैं, हर परचेज के बाद बैलेंस चेक करते हैं. तो अगर मैनेजमेंट को डेली इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको फिजिकल सिस्टम में नहीं मिलेगी. ये स्टेटमेंट तो है फॉल्स. पर ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी परपेचुअल सिस्टम में. तो हम लिखेंगे फॉल्स. मैनेजमेंट हैज डेली इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. फिजिकल का मतलब होता है कि हमारे पास कोई प्लस माइनस से हम नहीं बता सकते, हम गोडाउन में जाके चेकिंग करते हैं. इसीलिए हमने बात की थी कि फिजिकल इन्वेंट्री वो वाली बिजनेस एंटिटीज फॉलो करती हैं जो स्मॉल लेवल पे काम करती हैं.
और परपेचुअल में क्या होता है, वही जो हम स्टॉक लेजर बनाते हैं। तो हर सेल के बाद बैलेंस निकालते हैं, हर परचेज के बाद बैलेंस निकालते हैं, इसलिए उसमें हमारे पास कंटिन्यूअसली स्टॉक का रिकॉर्ड रहता है। तो डेली इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पर मिलेगी। और इसी से मिलता जुलता है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज मोर सूटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस डेफिनेटली। Periodic inventory system is more suitable for small enterprises. ठीक है, तो आराम से फर्स्ट 5 स्टेटमेंट देखिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट 5 स्टेटमेंट का आंसर निकालिए 6, 7, 8, 9, 10 का। तो तान्या कह रही हैं कि मैम थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। बिल्कुल भी नहीं तान्या, इन्वेंट्री वैल्यूएशन रूल पूछा है, वो ये नहीं है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रूल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। विद इट 5th पॉइंट जो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, जहाँ पर हम कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड्स नहीं बनाते हैं, हर सेल के बाद क्या स्टॉक है, हर परचेज के बाद क्या स्टॉक है, ये सिस्टम स्मॉल एंटरप्राइजेज में चलता है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास बहुत सारे सामान की इन्वेंट्री होती है, उनको परपेचुअल चाहिए होता है। तो ये वाला जो सिस्टम है कि कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे, जब देखना होगा जाके काउंट कर लेंगे, ये सिर्फ स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए बेनिफिशियल है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस मीन्स बिल्डिंग बना भी रहे हैं, उसके बाद बनाने के बाद उसको सेल भी करेंगे ना। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बिल्डिंग बनाने के बाद सेल करेंगे या बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, तो वो उनके बिजनेस का पार्ट है, तो इसलिए उसको इन्वेंट्री माना जाएगा। माधव, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम को पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम भी कहते हैं, यही इसका दूसरा नाम है, फिजिकल और पीरियोडिक। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पर। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आप स्टार लगाना। बहुत बहुत ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर गलती होने के चांसेस खूब सारे हैं, और ये जो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड कई टाइप का ट्रू और फॉल्स बन सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, यहाँ पर कह रहे हैं इफ व्हेन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवरस्टेटेड। ये कब होगा? ये सीधी सी बात है, अगर हमने इन्वेंट्री को गलत वैल्यू करा और कह रहे हैं कि हमने उसको ओवरस्टेट कर दिया है। ओवरस्टेट का मतलब होता है हमने ज़्यादा अमाउंट दिखाया है। तो कह रहे हैं इसका इफेक्ट नेट इनकम पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको ना थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस बात को। तो उम्मीद है आपके पास रजिस्टर ज़रूर होगा, तो उसमें आप जो है ना इसको लिख लो। पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लिखेंगे। देखो, क्लोजिंग स्टॉक,
ओवर स्टेटेड का मतलब है, सपोज इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 60,000, लेकिन गलती से मैंने इसको दिखाया है 1 लाख। ये राइट अमाउंट है, ये रॉन्ग अमाउंट है। 60,000 की वैल्यू इसकी होनी चाहिए थी, मैंने इसको दिखाया 1 लाख पे एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्ग वैल्यूएशन। इसीलिए बारी बारी कहते हैं इन्वेंट्री को प्रॉपरली वैल्यू करो। और जो हमने जूम क्लासेस में फर्स्ट लेक्चर इन्वेंट्री का किया था, उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रीजन फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री सही है तो जीपी सही है, नेट प्रॉफिट सही है, बैलेंस शीट सही है, करंट एसेट सही है, करंट रेशो सही है। और अगर इन्वेंट्री हमारी गलत है तो फिर ये सब कुछ गलत हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, हमने इन्वेंट्री को गलत वैल्यू करा, और गलत क्या करा, हमने उसको ज़्यादा वैल्यू कर दिया। तो ये जो हमने इसको ज़्यादा वैल्यू कर दिया, इसको हम बोलते हैं ओवर स्टेटेड। अब इससे रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड टोटल 4 प्रकार की गलती हमसे हो सकती है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी मिस्टेक। अब दूसरी कैटेगरी क्या होगी, तो हल्का हल्का सा आप भी समझ गए। 60,000 की इन्वेंट्री है, सपोज मैंने दिखाया 40,000 पे। फिर से वैल्यूएशन गलत हुई, होनी चाहिए थी 60 पे, मैंने दिखाया 40 पर। तो इस गलती को हम कहते हैं अंडरस्टेटेड। अब ये सेम गलती कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक में। अब सपोज ओपनिंग स्टॉक करेक्ट वैल्यूएशन इज 80,000। हमारा इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक था उसकी करेक्ट वैल्यूएशन 80 थी, बट हमने दिखा दिया 1 लाख, रॉन्ग वैल्यूएशन। तो ये हो गया ओवर स्टेटेड। और उसके बाद फिर ये मिस्टेक हमने कर दी ओपनिंग स्टॉक के अंदर रिवर्स। अभी ओवर स्टेटेड, उसके बाद अंडर स्टेटेड। तो सपोज 80,000 की जगह हमने लिख दिया 40,000। अंडरस्टेटेड। अब ये 4 टाइप की एरर्स स्टॉक की रॉन्ग वैल्यूएशन की वजह से आ जाती हैं। या तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडरस्टेट कर दिया या ओवरस्टेट कर दिया, या आपने ओपनिंग स्टॉक को अंडरस्टेट कर दिया या ओवरस्टेट कर दिया। इन चारों में से कोई भी गलती आप करते हो तो उसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट पर तो आना ही है। वो कैसे आना है? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, इन दोनों का इफेक्ट जीपी पर आएगा, और जीपी से इफेक्ट फिर नेट प्रॉफिट पर जाएगा। तो अब हम देखें कि हम ये जो गलती हम करते हैं इससे क्या इम्पैक्ट होता है। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, इससे हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसी अकाउंट को मैं इक्वेशन की फॉर्मेट में लिख देती हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री
माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे ही निकालेंगे जीपी हम। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही निकालते हैं हम जीपी। तो इसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, और ये तो इक्वेशन हमने कई बार पढ़ी है इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप तो मैथ्स के होनहार बच्चों हो कि नहीं? तो आप तो मैथ्स के इंटेलिजेंट बच्चों, तो आप मुझे सिर्फ एक बात सोच के बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं इस इक्वेशन के थ्रू मुझे एक अमाउंट निकालना है और मैंने इस इक्वेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवरस्टेटेड, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ रिजल्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ा दिया है तो फिर जीपी पर क्या इम्पैक्ट आएगा? ठीक है, तो अब आप बताओ। और बहुत 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 बढ़िया, किसी ने गलती नहीं करी, किसी ने भी, सबका एक ही आंसर आ रहा है भाई, जीपी क्या हो जाएगा? जीपी इंक्रीज हो जाएगा, है ना? तो अब आप एक काम करो, आपने ये लिख लिया ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड का मतलब, क्योंकि कभी कभी बाद में जब रिवाइज करते हैं तो फिर हम यही भूल जाते हैं कि ओवरस्टेटेड क्या था, अंडरस्टेटेड क्या था। तो अगर आपने ये नहीं लिखा तो एक बार आप ये लिख लो पहले तो, कि भाई ओवरस्टेटेड क्या होता है, अंडरस्टेटेड क्या होता है। और अगर लिख लिया तो मुझे बता दो कि मैम ये तो हमने उसी समय लिख लिया था, तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड का मतलब। तो आप सभी कह रहे हो लिख लिया, तो फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद आप ये एक इक्वेशन लिख लो कि भाई जीपी को देखो निकालते ऐसे ही हैं। ये इक्वेशन वैसे भी आपने कई बार लिखी हुई है, एक बार फिर से लिख लो कि जीपी निकलेगा तो ऐसे ही, सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं एक टेबल फॉर्मेट में, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका है ओवरस्टेटेड तो हमारी जो इनकम है वो क्या करेगी? वो राइज करेगी। जो बात आप सबको समझ में आई, भाई सिंपल हम इक्वेशन से जीपी निकाल रहे हैं, तो अगर उस इक्वेशन के अंदर गलती से मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ा दी है तो मेरा रिजल्ट भी बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ज़्यादा है तो मेरी इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अब अगर ये समझ में आ गया तो अगला तो समझ आ ही जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर अंडरस्टेटेड है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर अंडरस्टेटेड है तो फिर हमारी इनकम पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो सबको समझ में आ गया, इनकम हमारी फॉल कर जाएगी। तो इनकम का मतलब दोनों हो गया ना, सबसे पहले हमारा जीपी फॉल करेगा
और जीपी फॉल के रिजल्ट से फिर हमारा नेट प्रॉफिट भी फॉल करेगा। ठीक है, ये समझ में आया अच्छे से। अब अगली एरर, बहुत ध्यान से सोचना। हो आप सब मैथ्स के होनहार बच्चे, लगानी सिंपल मैथमेटिक्स है। अब अगर मैंने आपसे कहा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो जाए ओवर स्टेटेड, मतलब हमारी इस इक्वेशन में हम जो चीज़ माइनस कर रहे हैं, अगर इसका अमाउंट बढ़ जाए तो आंसर पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो कितने सारे आंसर आ गए हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि भाई अब तो क्या होगा, इनकम हमारी फॉल कर जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। है ना, अगर हम ओपनिंग स्टॉक बढ़ा देंगे तो इनकम हमारी फॉल कर जाएगी। और सिमिलरली फिर दूसरी एरर तो बहुत आसान है, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर स्टेटेड है, अगर हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू घटा देंगे तो मैथमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इनकम हमारी राइज कर जाएगी। तो अब अगर ये अच्छे से समझ में आया ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ भी उल्टा फुल्टा हो जाए, दोस्त आपका पूछ ले, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो इसको अच्छे से समझ के फिर आप एक बार अपनी स्टेटमेंट चेक कर लो, पॉइंट नंबर 6। अब एक बार अपना आंसर फिर से चेक कर लो कि वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। मुस्कान, आपका आंसर अभी भी गलत आ रहा है, फिर से चेक करो, फिर से ये चार्ट देखो और स्टेटमेंट को मिलाओ। बाकी सबका आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है अभी तक। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट सारी क्लास को समझ में आया कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये हो गई है फॉल्स। और फॉल्स लिखेंगे तो आगे क्या करेंगे, स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फॉल्स when closing inventory is overstated, net income for the accounting period will be overstated। तो ये अंडरस्टेटेड नहीं होगी, ओवरस्टेटेड होगी। फिर पॉइंट नंबर 7, तो ये तो बहुत आसान है, ये तो हम सबको पता है, इक्वेशन फॉल्स है। यहाँ पर फॉल्स के साथ क्या करेंगे, करेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। देन पॉइंट नंबर 8, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कंप्राइजेस कॉस्ट ऑफ परचेज। स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई है। रीजन, cost of inventories comprises cost of purchase, comma, cost of conversion and other cost। तो करेक्ट स्टेटमेंट, cost of inventory comprises of cost of purchase, cost of conversion and other cost। ये भी हमने जूम लेक्चर हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का था, जो फर्स्ट लेक्चर, उसी में हमने सीखा था cost comprises of cost of purchase, cost of conversion and other cost।
देन पॉइंट नंबर 9, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्रीज. एक बार फिर से याद करें, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती थी. तो हमने सीखा था कन्वर्जन का क्या मतलब आ रहा था यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड. तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना, उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट. अब ये स्टेटमेंट कह रही है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड्स cost directly related to the units of production. They include allocation of fixed overheads only. ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको अभी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगी. थोड़ा हम आगे चलेंगे जब अपने कोर्स में, आप जो लेक्चर्स देख रहे हो थोड़ा आगे बढ़ोगे उसमें, तो ना एक चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स. अब जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो नॉर्मली हम कौन से फाइनल अकाउंट्स हमारे माइंड में आते हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये वाले आते हैं. लेकिन ना एक फाइनल अकाउंट हम और बनाते हैं जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है ना, ये हमें बताता है सामान को बनाने में क्या क्या खर्चा होता है, वो हम यहाँ पे दिखाते हैं. मतलब दूसरे शब्दों में, ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मुझे दिखाता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. तो जब हम यहाँ पर आएंगे ना, तो हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर हम मटेरियल की कॉस्ट दिखाते हैं, रॉ मटेरियल की. फिर हम लेबर की कॉस्ट दिखाते हैं, जितना खर्चा लेबर का लगा इस सामान को बनाने में. फिर हम बाकी सारे खर्चे दिखाते हैं. बाकी सारे खर्चों को हम बोलते हैं ओवरहेड्स. और ये दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल. और ये दोनों कॉस्ट आपने सुनी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. तो जो मेरी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होती है उसके अंदर मटेरियल की कॉस्ट आती है, लेबर की कॉस्ट आती है, बाकी सारे खर्चे आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखेंगे वहाँ पर ये सारा डिटेल में आएगा. तब तक के लिए तो डिटेल में तो हम वहाँ देख ही लेंगे. तब तक के लिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रही है दे इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड्स ओनली, तो हमारा आंसर होगा स्टेटमेंट फॉल्स है. और करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इंक्लूड्स बोथ. बोथ का मतलब फिक्स्ड and variable overheads. कभी भी जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हमेशा दोनों ही कॉस्ट का पार्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट भी. तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट में हम सिर्फ फिक्स्ड लेते हैं, हमने का स्टेटमेंट फॉल्स है. कॉस्ट में दोनों आएंगी, फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल. फिर चले आगे, पॉइंट नंबर 10, एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ wasted material, labor, other production overhead expenses are included. और ये तो हम अच्छे से सीख चुके हैं.
एबनॉर्मल अमाउंट्स को क्या करना होता है? एक्सक्लूड करना होता है, इन्हें हमें कंसिडर नहीं करना होता। और स्टेटमेंट कह रही है इंक्लूडेड, तो स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। यानी कि पॉइंट नंबर 6 टू पॉइंट नंबर 10 सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स हैं। ठीक है, अब आप एक बार ज़रा इनको आराम से देखो, पॉइंट 6 टू पॉइंट 10। आराम से देखो, डाउट पूछो, और डाउट नहीं हो तो फिर आगे चलेंगे पॉइंट 11 टू पॉइंट 15। नवनूर पूछ रही हैं कि मैम ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? डिटेल में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करते समय आएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, ओवरहेड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल और लेबर, इन दोनों खर्चों को छोड़ के बाकी सारे खर्चों को हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ऋषिता पॉइंट नंबर 8 आप कह रहे हो ट्रू है, ट्रू नहीं है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पूछ रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट। और एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं पॉइंट नंबर 9 में, तो पॉइंट नंबर 9 में फिर से ध्यान रखना, ये समझ में प्रॉपरली तब आएगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखोगे। और तब तक के लिए हमने कहा स्टेटमेंट ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें बोला है हम सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, कॉस्ट के अंदर हमेशा दोनों कॉस्ट आती हैं, फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल। ठीक है, फिर आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 11 टू पॉइंट नंबर 15। अब आप सॉल्व कर लीजिए और अपने आंसर्स बताइए क्या आ रहे हैं। तो ये जो 11 टू 15 है, इसमें मेरे पास अभी तक एक ही स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आया है, बाकी सब ने कुछ कुछ गलती करी है। तो विनीत आपका आंसर जो है वो करेक्ट आया है 11 टू 15 में, बाकी मेरे पास अभी और कोई आंसर करेक्ट नहीं आया है। तो चलिए फिर हम देखते हैं 11 पॉइंट नंबर 11 टू 15।
perpetual system requires closure of business for counting of inventory. ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. परपेचुअल सिस्टम कंटिन्यूसली इन्वेंट्री की डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है. इसके लिए हमें क्लोजर ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए. लेकिन हाँ, क्लोजर ऑफ बिजनेस हमें चाहिए होता है जब हम काउंटिंग कर रहे होते हैं. और काउंटिंग करने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक या फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम. तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है और करेक्ट क्या स्टेटमेंट आ जाएगी? पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री. Then next, periodic inventory system is a method of ascertaining inventory by taking an actual physical count. Statement is true. Periodic का तो मतलब ही क्या है? Periodic means कि हम physically जाकर के counting करेंगे. Then point number 13, the value of ending inventory. एंडिंग इन्वेंट्री मतलब कि क्लोजिंग इन्वेंट्री. द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड इज रियलिस्टिक एज कंपेयर टू लीफो. तो हमेशा आप ध्यान रखना, लीफो और फीफो से अगर हम एवरेज को कंपेयर करेंगे तो हमेशा बेटर एवरेज को कहा जाता है. better and realistic. So the statement is true. हमेशा अगर कोई आपसे पूछे सिंपल एवरेज और फीफो में कौन सा बेटर है तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और फीफो में कौन सा है तो वेटेड एवरेज. हमेशा एवरेज को बेटर इंडिकेटर माना जाता है. Then point number 14, very easy. Value of stock is shown on the asset side of the balance sheet as स्टेटमेंट फॉल्स है. फिक्स्ड एसेट नहीं, हम क्या दिखाते हैं? करंट एसेट्स. पॉइंट नंबर 15 पर डबल स्टार लगाइएगा. अब ये जो पॉइंट नंबर 15 है इससे रिलेटेड भी कई प्रकार की स्टेटमेंट हमारी बन सकती हैं. पॉइंट नंबर 15 है अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन. मेथड आ रहा है फीफो. इट विल नॉट शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ COGS. ठीक है, अब देखो, सपोज ये लाइन आपके सामने पेपर में आ जाती है और हमने उससे पहले क्लास में नहीं पढ़ी ये लाइन. ठीक है, अब आप पेपर के अंदर देख रहे हो अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन फीफो विल नॉट शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ COGS. अब आप क्या करोगे? है ना, अब आप सबसे पहले पानी पियोगे, खुद को संभालोगे कि भाई ये क्या चल रहा है, ये लाइन की क्या कहना चाहते हैं. तो मैंने आपको हमेशा बोला क्वेश्चन आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है. तो जहाँ पर कहीं भी कुछ ऐसा आ जाए कि आपको लगे हमने पहले देखा नहीं, हमने क्लास में कुछ ये स्टेटमेंट पढ़ी नहीं, तो कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो मान के चलो कि क्वेश्चन आपका दोस्त है लेकिन शैतान दोस्त है, तो थोड़ा सा वो तंग करता है लेकिन फिर आंसर आपको देगा. तो अब जब एक ही बारी में समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ते हैं धीरे धीरे. कह रहे हैं अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन. तो क्या आपको पता है कि इन्फ्लेशनरी कंडीशन का मतलब क्या होगा? क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या मतलब है इसका? तो भाई सबने कहा कि मैम हाँ ये तो हमें पता है. इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या है? प्राइसेस का कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर बढ़ना. ठीक है, उसके बाद बताओ क्या फीफो का मतलब पता है? फीफो का मतलब पता है? हाँ, आपने कहा मैम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब फीफो में हम क्या मानते हैं? जो लॉट हमने पहले खरीदा था वो हमने सेल किया है और जो लॉट हमने लास्ट में खरीदा था वो हमने बचा लिया है. लॉजिकल असम्पशन.
जो पहले खरीदा था वो बेच दिया, जो लास्ट में खरीदा था वो रख लिया। ठीक है, फिर ये बात कर रहे हैं विल नॉट शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको याद होगा, हमने जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं फीफो के, तो उसमें हमने दोनों चीज़ें निकाली थी। हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री तो निकाला ही था, साथ में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी निकाली थी। क्या आपको याद है कि हमने पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली, हमने कहा भी जो लास्ट का लॉट बचा हुआ है ना वो स्टॉक में है, और फिर जब हमने COGS निकाला तो हमने क्या कहा था, जो स्टार्टिंग वाला सामान है वो बिका है तो उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली निकाल लेते हैं COGS। तो इतना ध्यान है, अब इसके बेसिस पर देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी ना कुछ चीज़ें हम रजिस्टर में लिख लेते हैं ताकि फिर इससे रिलेटेड कैसी भी स्टेटमेंट आए तो हम उसको हैंडल कर सके। ठीक है, पहले एक बार थोड़ा सा समझते हैं फिर उसके बाद लिखेंगे। इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, अब थोड़ा सा बेटर समझने के लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया। मैंने कहा सपोज मैंने 4 लॉट खरीदे हैं। सपोज मैंने पूरे साल में 4 लॉट खरीदे। क्वांटिटी कितनी भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा फोकस है प्राइस पे, क्योंकि बात हो रही है इन्फ्लेशनरी कंडीशंस की। तो क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंडीशन है तो मैंने एक अपने माइंड में एग्जांपल लिया 10, 11, 12, 13। ठीक है, मैंने कहा भाई ये प्राइस होगा प्रिज्यूम्ड 10, 11, 12, 13 और मैंने 4 लॉट खरीदे। अब अगर मैं मेथड लगाती हूँ फीफो, ठीक है, अब आप इसको लिख लो, ऐसे ही लिखना। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैंने लिया, पेपर में मेरे सामने क्वेश्चन आया, उसको समझने के लिए मैंने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया। मैंने कहा सपोज मैंने 4 लॉट खरीदे और मैंने खरीदा पहला 10 रुपये पे, फिर 11 रुपये पे, फिर 12 रुपये पे, फिर 13 रुपये पे। अब अगर मैं मेथड लगाती हूँ फीफो और मैं आपसे पूछती हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक में कौन से वाले लॉट्स आएंगे, तो भाई हमारा आंसर होगा आखिरी वाले आएंगे, लास्ट वाले। फीफो मेथड है, क्लोजिंग स्टॉक में लास्ट वाले आएंगे। लास्ट वाले लॉट का मतलब है, लास्ट वाले लॉट का मतलब है हाईएस्ट प्राइस। देखो यही मतलब है ना, मैंने कहा मेरे पास 4 लॉट हैं, किस पे खरीदे, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। ऐसा क्यों हो रहा है, कंडीशंस इन्फ्लेशनरी हैं, मार्केट में प्राइस बढ़ता ही चला जा रहा है। अब अगर मैं लगाती हूँ फीफो मेथड तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन से वाला लॉट आएगा, तो भाई लास्ट वाला 13 रुपये वाला, इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू। और मैं आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान मैंने बेचा होगा वो कौन से वाला होगा। तो फीफो मेथड है तो भाई मैंने फर्स्ट लॉट बेचा है,
इसकी वैल्यू सबसे कम है, इसको बोलते हैं लोएस्ट वैल्यू। तो अगर मैंने लगाया है फीफो मेथड और मुझे चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं बोलूँगी लॉट नंबर 4 तो स्टॉक में होगा ना, आखिरी वाला। आखिरी वाले का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की हाईएस्ट वैल्यू है। और अगर मुझसे पूछते हैं COGS, तो मैं बोलूँगी भाई फर्स्ट लॉट बिका होगा ना, जो पहले आया वो पहले जाएगा, उसकी वैल्यू सबसे कम है, तो इसको बोलते हैं हम लोएस्ट वैल्यू। फिर आते हैं लीफो पे। अगर यही हम लीफो के केस में देखें, कंडीशंस है इन्फ्लेशनरी, मेथड है लीफो, क्लोजिंग स्टॉक, लीफो मेथड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक में होगा मेरा पहले वाला लॉट, क्योंकि लीफो क्या कह रहा है, जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। इसका मतलब जो सबसे पहले आया था वो स्टॉक में है, तो क्लोजिंग स्टॉक की हो जाएगी लोएस्ट वैल्यू। और अगर हम बात करें COGS, सामान कौन सा बिकेगा, लेटेस्ट वाला, उसकी वैल्यू है हाईएस्ट, तो COGS की हो जाएगी हाईएस्ट वैल्यू। क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे जनरली एक कंडीशन दी, अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन, और हमसे हमारा आंसर पूछ लिया। अगर क्वेश्चन ने हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी और प्राइसेस दी होते तो हम एक्चुअल आंसर निकालते। अब उन्होंने तो हमसे जनरल पूछा है कि जनरली इन्फ्लेशनरी कंडीशन में क्या होगा, तो हमने भी आंसर निकाल दिया कि भाई देखो जनरली तो फीफो का क्लोजिंग स्टॉक है तो लास्ट लॉट होगा, फीफो का COGS है तो फर्स्ट लॉट होगा, अकॉर्डिंगली हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू। लीफो का क्लोजिंग स्टॉक है तो फर्स्ट लॉट होगा तो लोएस्ट वैल्यू, COGS है तो लास्ट लॉट होगा तो फिर हाईएस्ट वैल्यू। अब इतना लिखने के बाद अब ध्यान से इतना लिख लिया, इतना समझ लिया हमने जनरल। मेरे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, कितनी प्राइस है। तो जब क्वेश्चन जनरल पूछता है, जनरली अगर ऐसा हो तो हमारा आंसर भी फिर जनरली जाता है कि भाई उस हिसाब से तो फिर हम मानेंगे कि लास्ट वाला लॉट स्टॉक में है तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है, और हम मानेंगे फर्स्ट वाला लॉट बिक गया है तो उसकी लोएस्ट वैल्यू है। अब देखो, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल दूं, ये लिख लिया ना आप सबने, अगर किसने नहीं लिखा है तो इसको कंप्लीट कर लो, और डाउट्स अभी नहीं, डाउट्स इसके बाद, पहले मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद आप डाउट पूछ लेना। तो इसके बाद अब अगर इतना समझ में आया हमें जनरली, तो अब मैं कंडीशन को बदल देती हूँ, ठीक है। बदली हुई कंडीशन में आंसर आप लोग बताना, उम्मीद करेंगे कि आप आंसर सही बता दो। अब मैं कर देती हूँ, कंडीशन है डिफ्लेशनरी। अगर कंडीशंस हैं डिफ्लेशनरी, तो फिर से मैंने प्रिज्यूम करा मैंने 4 लॉट खरीदे हैं, क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, मेरा कंसर्न है प्राइस से। तो प्राइस क्योंकि डिफ्लेशनरी जा रहा है तो मैंने कहा भाई फर्स्ट लॉट मैंने 100 पे खरीदा, फिर 98 पे खरीदा, फिर 95 पे खरीदा, फिर 90 पे खरीदा। अब इसके बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ अगर हम फॉलो करते हैं फीफो,
कंडीशंस हैं डिफ्लेशनरी। तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या आएगी, हाईएस्ट या लोएस्ट। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि सभी का आंसर सही आ रहा है, वैल्यू आ जाएगी लोएस्ट। और आपने कैसे करेक्ट आंसर निकाला, तो भाई आपको भी बात समझ में आने लग गई धीरे धीरे। आपने कहा अच्छा ठीक है, फिर अगर हम फीफो फॉलो करते हैं तो हमें तो एग्जैक्ट क्वांटिटी प्राइस कुछ पता नहीं है। जनरली आप पूछ रहे हो डिफ्लेशनरी हो तो भाई अगर हम फीफो फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली लॉट नंबर 4 ही हमारे स्टॉक में होगा, और 4 की वैल्यू सबसे कम है तो हम मान लेते हैं लोएस्ट वैल्यू। तो फिर अगला आंसर तो आप दे ही दोगे, और COGS की वैल्यू तो आपने कहा ये तो समझ गए, अब ये तो हो जाएगी हाईएस्ट। क्योंकि अब सामान बिकेगा, फीफो मेथड है, तो भाई फर्स्ट लॉट बिकेगा, फर्स्ट लॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो COGS हाईएस्ट वैल्यू। मेथड चेंज कर देते हैं लीफो। लीफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, अब मुझे कुछ नहीं कह रहा, अब आपके सबके आंसर सही आएंगे। लीफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है यानी कि लॉट 1, और सबका आंसर एकदम सही है, हाईएस्ट वैल्यू दिखाएगा। तो ऐसे ही लीफो के अंदर COGS यानी कि लॉट हमारा 4, ये दिखाएगा लोएस्ट वैल्यू। तो इससे रिलेटेड टोटल हमारे पास 8 स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। फीफो का क्लोजिंग स्टॉक, फीफो का COGS, लीफो का क्लोजिंग स्टॉक, लीफो का COGS। इसमें ना वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो फिर कंडीशंस को नलिफाई कर देंगे, क्योंकि उसमें तो हम एवरेज प्राइस निकाल लेंगे ना, तो कंडीशन का कोई रोल ही नहीं रहेगा कि इन्फ्लेशनरी थी या डिफ्लेशनरी थी। ये क्वेश्चन सिर्फ फीफो लीफो में बनेगा, एवरेज में बनेगा ही नहीं। तो टोटल इस प्रकार की 8 स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ICAI आपको कुछ भी तंग करे, चैलेंजिंग स्टेटमेंट देकर आप तंग मत होना, आपको सिस्टम समझ में आ गया। तो अब ये समझ में आ गया, तो अब आप एक बार पॉइंट नंबर 15 अब अपना आंसर दोबारा देख लो कि सही था या आपको चेंज करना है। और अब अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप पूछ लो। तो अब आप ऐसे करो, अगर कोई डाउट नहीं है तो पॉइंट नंबर 15 दोबारा चेक कर लो और बैलेंस तीनों पॉइंट कर लो, पॉइंट 18 तक। और जिनको डाउट है वो आप पहले डाउट पूछ लो। नवनूर, हम NRV के लिए कुछ प्रिज्यूम नहीं कर सकते। इन्फ्लेशनरी में क्या होगा, डिफ्लेशनरी में क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि NRV का रेट क्या होगा किस कंडीशन में। ध्रुव पूछ रहे हैं कि मैम अगर हमसे पूछा जाए सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में ज्यादा रियलिस्टिक कौन सा है, तो उस केस में हम आंसर देंगे वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में से हमेशा 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 बेटर एवरेज वेटेड होती है, क्योंकि वो वेट देती है, ज्यादा क्वांटिटी को ज्यादा वेट और लोअर क्वांटिटी को लोअर वेट।
शुभम, ओवर स्टेट का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को गलती से ज़्यादा दिखाना। अंडर स्टेट का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को गलती से कम दिखाना। तो वैल्यू को ज़्यादा दिखाना मतलब ओवर स्टेट, कम दिखाना मतलब अंडर स्टेट। एवरेज इंडिकेटर हमेशा बेस्ट होता है क्योंकि वो हर चीज़ का एवरेज कर लेता है, तो उसमें हाईएस्ट लोएस्ट सब खत्म हो जाता है, इसलिए एवरेज को बेस्ट माना जाता है। तो आपके ट्रू फॉल्स के आंसर आ गए हैं, तो चलो चेक करते हैं। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन फीफो, अब हम देखें, अब हमें समझ में आ गया। इन्फ्लेशनरी कंडीशन में फीफो COGS की लोएस्ट वैल्यू दिखाता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स। इसमें लिखा है विल नॉट शो, तो हमारा आंसर क्या होगा, विल शो। उसके बाद पॉइंट नंबर 16, अंडर लास्ट इन फर्स्ट आउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन द assumption that costs are charged against revenue in the order in which they occur. क्वेश्चन आपका दोस्त है, दोस्त आपका शैतान है और उसे पता है इंग्लिश लैंग्वेज में हाथ आपका तंग है, तो वो आपको बहुत तंग करता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, कॉस्ट आर चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। तो पहले आप मुझे पॉइंट नंबर 16 का आंसर बताओ, आपके हिसाब से क्या होगा। तो फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मेजॉरिटी को बात समझ में आ रही है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। कॉस्ट आर चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। तो ये जो मुश्किल से दिखने वाली लाइन लिखी है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट आर चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। तो क्या लीफो में ऐसा होता है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा? नहीं, ऐसा किस में होता है, फीफो में होता है। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कॉस्ट आर चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू मतलब सिंपल शब्दों में क्या मतलब है, जो लॉट हमने पहले लिया अगर हम पहले उसी को बेचते हैं उसको बोलते हैं इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। आगे जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अंडर फीफो। फीफो में ऐसा होता है, कॉस्ट आर चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। देन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और NRV whichever is less is based on the principle of conservatism। स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। मोस्टली पता है ट्रू स्टेटमेंट आपको कम मिलती हैं, उसमें रीज़न क्या होता है ना, उसमें ICAI आपसे कुछ नॉलेज चेक नहीं कर सकता, तो ट्रू वाली कम होती हैं। फॉल्स वाली मोस्टली आपको ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि आपको करेक्ट फिर उसमें लिखना होता है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। And then last, finished goods are valued at cost or market price, whichever is higher, statement is false। क्योंकि इन्वेंट्री चाहे फिनिश गुड की हो, चाहे रॉ मटेरियल की हो, चाहे WIP की हो, बेसिक रूल सारी इन्वेंट्री का सेम है, कॉस्ट और NRV whichever is higher। ठीक है, अब आप आराम से देख लो ट्रू और फॉल्स, आराम से दोबारा देख लो। अब आपके डाउट्स भी पूछ लो, कोई रह गया हो तो। तानुष, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रॉफिट्स नहीं दिखाएंगे, लॉसेस सारे दिखाएंगे। दूसरे शब्दों में लोअर वैल्यू लेंगे कंजर्वेटिज्म की वजह से, हायर वैल्यू हम नहीं लेते हैं, लोअर लेना पड़ेगा ड्यू टू कंजर्वेटिज्म।
हाँ जी तानुष, कंजर्वेटिज्म को ही हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। नहीं शुभम, कोई इफेक्ट नल नहीं होगा। ओवरस्टेट और अंडरस्टेट दोनों का इफेक्ट हमारी नेट प्रॉफिट पर आएगा। हर्ष पूछ रहे मैम आप सारे चैप्टर की रिवीजन कराओगे? हाँ जी हर्ष, मैं सारे चैप्टर की रिवीजन कराऊंगी और इनफैक्ट कुछ चैप्टर्स मैं आपको नए तरीके से भी कराऊंगी। कुछ चैप्टर्स हम नए करेंगे और बाकी चैप्टर्स की हम रिवीजन करेंगे। अदिति कह रही है पॉइंट नंबर 18 समझ नहीं आया। पॉइंट नंबर 18 फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री हमारी 3 टाइप की होती है ना, हमने सीखा था रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। तो कह रहे हैं फिनिश गुड की इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करोगे? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। हमने कहा नहीं, इसको भी कैसे वैल्यू करोगे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अगर आपसे पूछा जाए फीफो और लीफो में कौन सा बेटर है तो हमारा आंसर हम क्या देंगे? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। रीजन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लीफो अलाउ ही नहीं करता। तो अगर हमसे पूछेंगे फीफो और लीफो में से कौन सा बेटर है तो हम बोलेंगे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सक्षम पूछ रहे हैं पहले वाले जूम लेक्चर्स हम कैसे देख सकते हैं? आप लोगों की जो जीमेल आईडी हमारे पास है वहां पर सारे लेक्चर्स आपको सेंड किए जा चुके हैं गूगल ड्राइव के थ्रू। कावेरी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बिजनेस क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रीजन, हम सारी कैलकुलेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे करते हैं। बिजनेस क्लोजर चाहिए होता है हमें फिजिकल सिस्टम में, जहां पर हम गोडाउन के अंदर जाके काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे ट्रू और फॉल्स खत्म हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं MCQs पर। MCQs से रिलेटेड देखो, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारा तो ये पेपर सब्जेक्टिव है। हमारा ये पेपर सब्जेक्टिव है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये जो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं जिसमें A, B, C ऑप्शन है, हमारे अकाउंट्स के पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आप ये ध्यान रखना कि हमारा पेपर सब्जेक्टिव है, हमें इसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी हमारे ICAI मॉड्यूल में गिवन है। ठीक है, अभी भी ICAI ने ये क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो हम इनको करने हैं, इनसे हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी और जब ये हमारे पेपर में आएंगे तो डेफिनेटली ये ABC करके नहीं आएंगे, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन बन के तो आ सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिया और आपको आंसर पूछ रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑप्शन हटा दिया, क्वेश्चन सेम है और आपको कह रहे हैं सॉल्व करो। तो इसलिए हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ परचेज। आपके पास COGS है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। उम्मीद करती हूँ बेहद आसान है, आप फटाफट निकाल लोगे। आप निकालो आंसर। निकाल लिया, ऑलमोस्ट सभी ने निकाल लिया। 80,900। तो करेक्ट आंसर इज 80,900। ठीक है, अगर इसमें किसी को डाउट हो, किसी का 80,900 नहीं आया हो, तो बिल्कुल मत पूछना। समझ में आया, ये कोई डाउट नहीं बनता है, सिंपल क्वेश्चन है। परचेज निकालना है 80,900 रुपये। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या कहेंगे हम? हमने तो सुना नहीं ये शब्द इससे पहले कभी। एवरेज इन्वेंट्री, मैथ्स के होनहार बच्चों बताओ एवरेज इन्वेंट्री किसे कहेंगे? सबको समझ में आ रही है बात? भाई ठीक है, हमने पहले शब्द नहीं सुना क्लास में, लेकिन एवरेज का मतलब क्या होगा? यही होगा ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। और आपको गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री 3000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। निकालो क्लोजिंग इन्वेंट्री। उत्सव का आंसर सही है, रिया का आंसर सही है, प्रिया का आंसर सही है, महक का आंसर सही है, चाहत का आंसर सही है, हर्ष का आंसर सही है। किसी को तो गलत भी निकालना चाहिए। अंकित, परमीत, मुस्कान, ऋषिता, अनमोल, सबका आंसर सही है। इसमें तो गलती होने के चांसेस थे, लेकिन आप में से किसने नहीं करी? पीयूष, प्राप्ति, विनीत, अदिति, उज्जवल, अमन, ये सबका आंसर सही है। क्या आंसर आ रहा है? 13,500। इसमें जो मैं कह रही थी ना गलती होने के चांसेस होते हैं, वो कुछ इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। इसमें मोस्टली क्या होता है, अब जैसे आपने ये प्रिज्यूम किया होगा, सपोज ओपनिंग स्टॉक इज एक्स, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा x प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 2, और इसको हमने इक्वेट कर दिया 12,000 से। तो यहाँ से हमने x निकाल लिया, x आ गया 10,500। तो जल्दी जल्दी में हमें लगता है यही आंसर है, लेकिन ये जो x है ये तो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग अगर 10,500 है तो क्लोजिंग हमारा हो जाएगा 13,500। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब हमने बहुत समय लगा करके कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब आप लोग प्लीज सही सही आंसर निकालना क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो इतना सारा समय अभी इस चीज में लगाया था हमने, ओवर स्टेटेड, अंडर स्टेटेड। अब आप आराम से आंसर निकालना। अभी तक मेरे पास 2 आंसर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं ए, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं बी, और ये लो ऋषिता कह रही है सी। तीनों आंसर आ गए। तीनों आंसर से काम नहीं चलेगा। आराम से देखो, तसल्ली से देखो, पूरी क्लास एक ही आंसर दो, तीनों आंसर नहीं। पर्व आपका आंसर गलत है, श्रेया आपका आंसर गलत है, अदिति आपका आंसर गलत है, वरुण आपका आंसर गलत है, विशाल आंसर गलत है, सक्षम आंसर गलत है, कनिका आंसर गलत है, धीरज आंसर गलत है, ध्रुव आंसर गलत है, अब जितने आ रहे हैं सबके आंसर सही हैं। हर्ष और वंश आंसर गलत है आपका। तानुष आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, सिर्फ आंसर देना है ए या बी। अब अभी भी ए, बी और सी नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो हमने सीखा है थोड़ी देर पहले हमने सीखा है। जो हमने सीखा है रजिस्टर के अंदर वापस जाओ, अपना आंसर चेक करो। पिछले साल का क्लोजिंग यानी कि इस साल का ओपनिंग, फिर से चेक करो। पिछले साल का क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब इस साल का ओपनिंग ओवर वैल्यूड है। मेजॉरिटी का आंसर अभी भी सही आ रहा है। प्रेरणा फिर आपका आंसर गलत है।
मेजॉरिटी का आंसर अभी भी सही आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी अटक रहे हैं। यश आंसर गलत है, ऋषिता ने आंसर करेक्ट कर लिया। साक्षी आंसर गलत है। बाकी आंसर सही आ रहे हैं। पूरी क्लास का एक ही आंसर होना चाहिए। अभी जितने आंसर आ रहे हैं सारे सही आ रहे हैं। सबके आंसर सही हैं, रिसेंटली जिन्होंने भी डाला है आंसर। शुभम, कुछ नलिफाई नहीं होगा बेटा। अगर आप ओवरस्टेट करते हो इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा, अगर आप अंडरस्टेट करते हो इफेक्ट प्रॉफिट पर आएगा। नलिफाई कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पेपर के अंदर मार्क्स नलिफाई हो जाएंगे। तुम ध्यान रखना, कोई इफेक्ट नलिफाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, तो अब सबका आंसर सही आ रहा है। आंसर इज बेसिक्स। पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। वही बन गया इस साल का ओपनिंग स्टॉक। इस साल का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो करंट ईयर प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड। ठीक है, तो पहले एक बार ना दिल खोल के मुस्कुरा लो भाई, ये क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ होती हैं और आप लोग नहीं कर रहे हो, मतलब आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, तो एक बार अच्छे से दिल खोल के मुस्कुराओ। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन 4 का आंसर मैं कह रही हूँ आप गलत निकालोगे, ये मैंने बोल दिया आपको। आप मुझे बताओ आंसर, आप पक्का गलत निकालोगे। फोर का आंसर आ रहा है बेसिक्स। कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स, कॉन्फिडेंस। जितने बेसिक्स उतने ही कॉन्फिडेंस। हाँ, यानी कि हमें पहले बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। देखो, दोस्त आपका शैतान है, बहुत शैतान है, बहुत बारीकी से जो है ना वो आपसे चीज़ें पूछ लेता है जहाँ पर हमसे ना चाहकर भी गलती हो जाती है। देखो यहाँ पर ना एक शब्द आ गया है हमारे पास, एक टर्म आ गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और हमने ना हमेशा टर्म ये वाली सुनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम ऐसे निकाल लेते हैं सेल्स माइनस जीपी। तो जिसको हम निकालते हैं सेल्स माइनस जीपी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने सुना है, और यहां पर है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, इन दोनों में ना डिफरेंस है। अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है जो सामान हम बेच सकते हैं, ये वो वाला अमाउंट है जो सामान हम बेच सकते हैं। और जो सामान हम बेच सकते हैं ना वो होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। देखो ना, बिजनेस के अंदर मैं कौन सा सामान बेचती हूँ, तो भाई या तो जो मैंने खरीदा वो मैं बेचूंगी, और या फिर जो मेरे पास पहले से रखा हुआ था वो मैं बेचूंगी।
तो जब भी ये शब्द आएगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दिस इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। तो इसका मतलब ये है, आपका ये जो 1 लाख का अमाउंट है, दिस इंक्लूड्स 20,000। तो अब आप सॉल्व करोगे ना, अब आपको आंसर मिल जाएगा। 1 लाख हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, सेल्स में से माइनस करेंगे तो COGS आ ही जाएगा। तो ये अब आप सॉल्व करोगे। अब सबने आंसर सही निकाला है, सिर्फ महक को छोड़ के, और आंसर करेक्ट आ रहा है। आंसर इज कॉन्फिडेंस, 40,000। चेक कर लीजिए आराम से, 40,000 आपका आंसर आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपने भी करेक्ट कर लिया होगा, आंसर कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, तो फिर मैं शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, आपका आंसर A आया था मेरे पास। और इसको आप ना कहीं स्टार मार्क करके ना इसको लिख भी लेना रजिस्टर में। ये ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। मतलब कौन सा वो सामान है जो हम बेच सकते हैं, अवेलेबल फॉर सेल। तो जो सामान हम बेच सकते हैं वो कौन सा होता है, या तो वो जो मैंने खरीदा, और या फिर वो जो मेरे पास स्टार्टिंग ईयर में था, जिसको मैं इस साल बेचूंगी। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट कंसिडर हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ये तो बहुत आसान है, इसका मतलब नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। और हाँ, सबका आंसर सही है, वो तो हमारा एक ही मेथड है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, उसका दूसरा नाम है रिटेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 6 और भी ज़्यादा आसान है। प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, देन इट इज 1/5 ऑफ सेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी आसान है, इजीली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक जितने आंसर्स आए हैं सारे करेक्ट हैं। सिंपल है, इजी है ना, इक्वेशन डाल के सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। यस, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, कॉन्फिडेंस। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वेटेड एवरेज निकालना है हमें, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री 2200 पे आ रही है, उसके बाद सामान हमने खरीदा, फिर हमने इशू किया। तो पहला प्राइस तो ये इशू से पहले निकाल लेते हैं हम, 2200 का ओपनिंग स्टॉक, 4700 के परचेजेस, P इंटू क्यू कर दिया ना हमने दोनों लॉट्स के लिए, डिवाइड कर देंगे हम टोटल क्वांटिटी से, वो 100 और 50, तो 150। तो पहले तो हमने ये प्राइस निकाला, ये हमारा आ जाएगा 46। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, फिर मैंने सामान खरीदा, 2 लॉट हो गए, दोनों का मिलाकर के मैंने प्राइस निकाल लिया 46। उसके बाद मैंने इशू किया, तो 50 यूनिट्स मैंने इशू कर दी 46 पे, और जो हमारा स्टॉक है बैलेंस इन्वेंट्री, तो वो मैं कह सकती हूँ 100 यूनिट मेरे पास रह गई 46 वाली। 150 में से 50 इशू कर दी मैंने 46 पर, और 100 रह गई 46 वाली। फिर उसके बाद हमने फिर खरीदी 200 यूनिट, तो अब न्यू परचेज है ना, तो अब नया प्राइस हम कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले से आ रहा है 100 यूनिट 46 वाली,
अब इसमें ऐड कर देते हैं 200 यूनिट 48 वाली, डिवीजन हो जाएगा 300 से। तो ये हमारा प्राइस आ जाएगा 47.33। गड़बड़ हो रही है, दो आंसर निकाल रही है क्लास। जितने ए आ रहे हैं मेरे पास उतने ही बी भी आ रहे हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। तो आपका प्राइस आएगा 47.33 और यूनिट्स हमारी हैं 300। तो चेक कर लेते हैं कंबाइंड अमाउंट। तो हमारा आंसर आ गया एस्पिरेशन। आराम से देखो, जितने स्टूडेंट्स बेसिक्स निकाल रहे थे प्लीज चेक कीजिए, आंसर इज एस्पिरेशन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आसान है। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब COGS कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्वेश्चन 9 तक एक बार देखिए, कहीं कोई डाउट आपका रह गया हो तो पूछ लीजिए। नाइन्थ तक देख लीजिएगा अगर और कोई पॉइंट आपका रह गया हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 तो बहुत आसान है। इन्वेंट्री इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर करंट एसेट्स। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 अगेन वेरी इजी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट परमिट विच मेथड? लास्ट इन फर्स्ट आउट। Which inventory costing formula calculates value of closing inventory considering that inventory most recently purchased has not been sold? अगर जो आपने लेटेस्ट खरीदा है वो आपने नहीं बेचा है, जो आपने लेटेस्ट खरीदा है वो आपने नहीं बेचा है, मतलब वो आपके पास स्टॉक में है। मतलब लेटेस्ट यूनिट्स अगर आपके पास स्टॉक में हैं तो आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फलक का आंसर गलत आया है इसमें। इन्वेंट्री मोस्ट रिसेंटली परचेज्ड हैज नॉट बीन सोल्ड। अगर सेल हो जाती तो लिफो होता, जो अभी खरीदा वो बेच दिया, पर क्योंकि ये सेल नहीं हुई है तो ये मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और NRV इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 14 अब देखो, सच्ची सच्ची बताना, आराम से देख के क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। रिशिता तुम्हारा आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर प्लीज 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 सब सही देना। मुस्कान फिर आंसर गलत है। बाकी सबका आंसर सही आया है। वंश आंसर गलत है, कावेरी आंसर गलत है, माधव आंसर गलत है। अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड 10, 11, 12, 13 which method will show highest value of inventory? Answer is first in first out. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे फिनिश हुए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर की में, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमारी ट्रू और फॉल्स में आ सकती हैं।
तो हमें हेल्प करेंगी कि हम वहाँ पर सही आंसर दें, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हमसे वो एज इट इज़ पूछ सकते हैं। अच्छा, एक डाउट ये आ रहा है कि मैम इन्वेंट्री के साथ कुछ नहीं लिखा तो हम इसको ओपनिंग मानेंगे या क्लोजिंग? तो जब इन्वेंट्री के साथ कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसको हमेशा ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हम इसको हमेशा ही क्या मानते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम थ्योरी क्वेश्चंस पे। ये अकाउंट्स की थ्योरी जो है ना, कि उसको हमें कैसे करना है और कितना करना है। तो देखो, अकाउंट्स की जो थ्योरी है, जो आपकी बुक के अंदर हर चैप्टर से पहले दी हुई है ना, हर चैप्टर से पहले वहाँ पे थ्योरी दी हुई है। आपको क्या करना है, आपको उसको बाय हार्ट लर्न नहीं करना, आपको क्या करना है, उसकी रीडिंग लेनी है। क्योंकि हम अकाउंट्स कर रहे हैं, तो अकाउंट्स में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हमारी थ्योरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे इसके अंदर देखो, इसमें देखो, फर्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया है, शॉर्ट नोट तो लिख ही दोगे कि मेथड के अंदर क्या होता है, इजीली हो जाएगा। प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मेथड आपने सारे कर लिए हैं। लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। जब आपने प्रैक्टिकल कर लिया तो थ्योरी तो लिख ही दोगे अपने आप, आराम से हो जाएगा आंसर। डिफरेंस बिटवीन लीफो एंड फीफो, आपने दोनों मेथड कर लिया, आपको पता है क्या डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड वेटेड एवरेज, पूरा डिफरेंस आपको पता है, आप इजीली कर लोगे। डिफाइन इन्वेंट्री, ये तो हमने लिखा भी था फर्स्ट क्लास में, व्हाट इज इन्वेंट्री। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हमने ये भी लिख लिया था। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, जो थ्योरी हमने रजिस्टर में लिखी है, थोड़े बहुत कहीं कहीं मैंने पैराग्राफ्स लिखवाए हैं, जैसे बीआरएस के अंदर हमने रीज़न फॉर टाइम डिफरेंसेस लिखवाए हैं दोनों बैलेंसेस में। जितनी थ्योरी रजिस्टर में लिखी है वो तो आप लर्न कर लो, और जो थ्योरी बुक के अंदर है उसकी आप रीडिंग ले लो। सिर्फ रीडिंग, बाय हार्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको कोई लगता है पॉइंट अच्छा है, मुझे लिखना चाहिए पेपर में, उसको आप अंडरलाइन कर लो। रिवीजन करते समय आप उस पॉइंट को जो है देख लो। तो अब जैसे ये थ्योरी क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट में होते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के एक पार्ट में होते हैं, ABC में से किसी पार्ट में। इतनी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं हमारे। क्वेश्चन 1 में हो सकता है, क्वेश्चन 6 में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब जैसे हम इन्वेंट्री के देखें तो ये थ्योरी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो अकाउंट्स की थ्योरी में कोई डाउट मत रखना कि हमें कैसे करनी है। जो रजिस्टर में लिखी है वो पूरी लर्न करनी है, बुक वाली आपको सिर्फ रीड आउट करनी है। जो चीज़ें आपको पॉइंट्स लगें कि हाँ ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, कभी आता है पढ़कर सेंटेंस आपको खुद को लगता है कि हाँ यार ये तो लिख कर आएंगे, अगर क्वेश्चन आया शॉर्ट नोट, उसको आप अंडरलाइन कर लो और रिवीजन करते समय आप उसको रिवाइज कर लो। हाँ, अकाउंट्स के अंदर 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिनकी थ्योरी आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपको रीडिंग लेनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।